हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण के पांचवें क्लास में पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। पीएच स्केल, सबसे पहले बात है कि पीएच स्केल है क्या। तो पीएच स्केल ये संख्याओं का स्केल है, इसमें सिर्फ संख्याएं होती हैं। पीएच स्केल ये कुछ भौतिक स्केल जो लंबाई नापने वाली होती है वैसी बात नहीं है। हमारे दिमाग में स्केल सोच करके वैसी बात आती है, लेकिन ये है नहीं। पीएच स्केल सिर्फ संख्याओं का स्केल है, इसमें सिर्फ संख्याएं होती हैं और संख्याएं भी कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के 14 तक संख्याएं होती हैं इस स्केल में। इस स्केल की खोज सोरेनसन ने 1909 में की। ठीक है, सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1909 में इसकी खोज की। अब पीएच स्केल का उपयोग क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पीएच स्केल का उपयोग किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाने में किया जाता है। मतलब कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, ये जानने के लिए पीएच स्केल का उपयोग होता है। अगर वो विलयन अम्लीय है तो वो ज्यादा अम्लीय है या कम अम्लीय है। अगर कोई विलयन क्षारीय है तो वो ज्यादा क्षारीय है या कम क्षारीय है, ये जानने के लिए भी पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। हम यहाँ एक शब्द जो लिखे हैं इसमें यह ध्यान देना है कि ये पीएच स्केल विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाने में इसका उपयोग किया जाता है। दर्शाने में पीएच स्केल से विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। वो उसको मेजर करने का, उसको मापने का कोई स्केल नहीं है। पीएच स्केल में सिर्फ अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो हम लोग आगे देखें। एक्चुअली अगर पीएच जानना है, किसी विलयन का पीएच प्राप्त करना है, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। वो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ये एक फॉर्मूला है। इससे विलयन का पीएच ज्ञात किया जाता है। इसके बारे में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। विलयन का पीएच प्राप्त होने के बाद आप इस स्केल से तुलना करके ये बता सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे अगर किसी विलयन का पीएच इस सूत्र से प्राप्त करने के बाद हम पाते हैं कि वो 7 है, तो वो विलयन उदासीन होगा। वो विलयन उदासीन होगा। हम इस पीएच स्केल में देखें, यहाँ पर पीएच स्केल एक बनाया गया है इसमें, जिसमें 0 से लेकर के 14 तक की संख्याएं हैं। अगर विलयन का पीएच ज्ञात करने से वो 7 आता है, इसका मतलब है कि वो विलयन उदासीन है, वो न्यूट्रल है, वो ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। अगर कोई दूसरा विलयन है जिसका पीएच 7 से कम है, 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये है, तो इसका मतलब है कि वो विलयन अम्लीय है और पीएच जैसे घटता जाएगा वैसे ही अम्ल का गुण बढ़ता जाएगा। ये एरो जो लिखा गया है इस तरफ, ये दर्शा रहा है कि पीएच का मान जैसे जैसे घटता जाएगा उसमें अम्ल का गुण बढ़ता जाएगा। वैसे ही अगर किसी विलयन का पीएच 7 से ज्यादा है तो वो क्षार होगा, और 7 से ज्यादा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये कोई भी संख्या अगर पीएच के लिए आती है तो वो विलयन क्षार होगा। और जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता जाएगा उस विलयन में क्षार का गुण बढ़ता जाएगा। यहां पर हम लोग थोड़ा सा ये जो पीएच शब्द है इसके बारे में भी अगर देख लें, तो यहां पर 2 लेटर है, पी और एच। पी और एच, एक छोटा पी है और बड़ा एच है जो इस पर पावर के रूप में लिखा गया है, पीएच। पीएच हम लोग इस तरह से नहीं लिखते हैं, पीएच ऐसे नहीं लिखा जाता है, अगल बगल नहीं है, दोनों बड़े नहीं है। स्मॉल पी है और कैपिटल एच है और एच को पी के पावर पर लिखा जाता है। इसमें पी का मतलब है पोटेंज। पोटेंज जो एक जर्मन वर्ड है, पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब इंग्लिश में होता है पावर। पावर
हिंदी में आप इसे शक्ति कह सकते हैं, या मैथमेटिकल फॉर्म में पावर कहने का मतलब हम लोग घात भी कहते हैं। तो पोटेंज मतलब हुआ पावर, पोटेंज जर्मन वर्ड है, इंग्लिश में पावर कह रहे हैं। और दूसरा इसमें अल्फाबेट है एच, जो दर्शाता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बतलाता है, या हम उसी को हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता भी कहते हैं। तो पीएच कहने का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये मतलब कोई विलयन कितना अम्लीय है। अब वापस पीएच स्केल पर अगर हम लोग आए तो यहां पर हमने लिखा कि पीएच अगर 7 है तो विलयन उदासीन या न्यूट्रल है, 7 से कम है तो वो अम्ल है, और 7 से ज्यादा है तो वो क्षार है। इसी को पॉइंट के फॉर्म में नीचे लिखा गया है यहां कि पीएच का मान घटने पर अम्लीयता बढ़ती है। जैसे दो विलयन अगर हम ले लें, एक विलयन है ए और दूसरा विलयन है बी। पहला जो विलयन है इसका पीएच अगर 6 है, पीएच का मान 6 है, और दूसरे विलयन के पीएच का मान 4 है, तो इन दोनों की प्रकृति कैसी होगी? हम जानते हैं कि पीएच का मान अगर 7 से कम हो तो वो अम्लीय है। यहाँ विलयन ए जो है इसका पीएच 6 है, अर्थात ये भी अम्लीय है, 7 से कम है। और जो विलयन बी है इसका पीएच 4 है, ये भी 7 से कम है, अर्थात ये भी अम्लीय है। दोनों अम्लीय है, लेकिन अम्ल का गुण किसमें ज्यादा होगा, कौन ज्यादा अम्लीय होगा? तो उसके बारे में कहा गया कि पीएच का मान घटने पर अम्लीयता बढ़ती है। जैसे जैसे पीएच का मान घट रहा है अम्लीयता बढ़ती है, मतलब यहाँ जिसमें पीएच का मान कम है वो ज्यादा अम्लीय होगा, और जिसमें पीएच का मान ज्यादा है वो कम अम्लीय होगा। ये जो विलयन बी है ये इस एग्जाम्पल में अधिक अम्लीय होगा, ये अधिक अम्लीय, क्योंकि पीएच का मान इसका कम है। अब अम्लीय ये अधिक होगा वो लिख चुके हैं। दूसरा पॉइंट जो इसी में है कि पीएच का मान घटने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ती है। हाइड्रोनियम आयन आप जानते हैं कि अगर कोई अम्ल है तो उसमें हाइड्रोनियम आयन बना होगा। जैसे अगर यहाँ HCl होता तो ये वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनाता। हाइड्रोजन आयन फिर जल के अणु के साथ मिल करके ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो हाइड्रोनियम आयन इस अम्ल में भी है, हाइड्रोनियम आयन इस अम्ल में भी है। जिस अम्ल में पीएच का मान कम है, अर्थात जो अधिक अम्लीय है, उसमें हाइड्रोनियम आयन की संख्या या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक होगी। जिस विलयन में पीएच का मान अधिक है, यानी जो कम अम्लीय है, उसमें हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होगी। इसी पॉइंट को यहाँ लिखा गया है कि पीएच का मान घटने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ती है। इसी में अगला पॉइंट जो लिखे हैं, पीएच का मान घटने पर OH माइनस अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता घटती है। अब ये बात यहाँ जानने की जरूरत है कि अगर हम कोई अम्लीय विलयन लिए हैं तो अम्लीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन तो होता है। इस आधार पर हमने लिखा कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ती है पीएच का मान घटने से। लेकिन क्या अम्लीय विलयन में OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन भी उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। जब भी हम कोई विलयन जलीय विलयन लेंगे तो वो अम्लीय हो या क्षारीय हो, उसमें दोनों ही आयन उपस्थित होते हैं। हाइड्रोनियम आयन भी उपस्थित होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन भी उपस्थित होते हैं। ये हाइड्रोक्साइड आयन आते कहाँ से हैं? तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन आते हैं जल के विघटन से, जल के वियोजन से। जैसे इन दोनों विलयन में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए थे, तो इसके टूटने से हाइड्रोजन आयन बना और वो जल के अणु के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बनाया। लेकिन साथ साथ इन दोनों विलयन में जल भी उपस्थित है और जल का भी विघटन होता है। जल अगर विघटित होता है तो वो बनाता है, जल अगर विघटित होता है तो वो भी बनाता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इससे भी जो हाइड्रोजन आयन बना
वो दूसरे जल अणु के साथ जुड़ करके वो हाइड्रोनियम आयन बना देगा जो दोनों विलयन में उपस्थित है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन इसी रूप में उपस्थित रहेंगे। इसका मतलब है कि अगर अम्लीय विलयन है तो उसमें हाइड्रोनियम आयन होंगे, वो कहां से आएंगे? कुछ तो अम्ल के विघटन से हाइड्रोनियम आयन बनेंगे और कुछ जल के विघटन से हाइड्रोनियम आयन बनेंगे H3O+। ये दोनों जगह से हाइड्रोनियम आयन आएंगे। और हाइड्रोक्साइड आयन कहां से आएंगे? तो वो सिर्फ जल के विघटन से हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे। मतलब अम्लीय विलयन में दोनों आयन हैं, परंतु हाइड्रोनियम आयन की संख्या अधिक होती है या इसकी सांद्रता अधिक होती है, जबकि OH- हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या या सांद्रता अम्लीय विलयन में कम होती है। तो उपस्थित तो वो है, कम है, लेकिन उपस्थित वो भी है। तो उस पॉइंट को यहां लिखा गया है कि पीएच का मान घटने पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता घटती है। जिस विलयन के पीएच का मान कम होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयन कम रहेंगे, जिस विलयन के पीएच का मान अधिक होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक होगी, सांद्रता अधिक होगी। ये हम लोग अम्लीय विलयन के बारे में बात किए कि जैसे जैसे पीएच मान घटेगा अम्लीयता बढ़ती जाएगी। हम अगर क्षारीय विलयन की बात करें, अर्थात अगर कोई विलयन है जिसका पीएच 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। अब यहां पर मान लीजिए फिर से हम दो विलयन ले लें, एक X है और दूसरा Y है। इन दोनों में पीएच अगर पता कर लें, जो पीएच प्राप्त करने का सूत्र आपको हम बताए कि पीएच इक्वल टू होता है -log हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये इस सूत्र से पीएच प्राप्त कर लिए। मान लीजिए एक विलयन का पीएच 8 है और दूसरे विलयन का पीएच 10 है। ये दोनों ही विलयन पीएच स्केल के आधार पर अगर देखें तो क्षारीय होंगे, क्योंकि दोनों का पीएच 7 से अधिक है, मतलब दोनों क्षार हैं। परंतु दोनों का जो क्षारीयता है वो अलग अलग होगी। जिसका पीएच का मान अधिक है वो अधिक क्षारीय होगा और जिसका पीएच का मान कम है वो कम क्षारीय होगा। इस पॉइंट को हम लोग यहां लिखे हैं कि पीएच का मान बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है। जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ेगा, 7 से अधिक होता जाएगा, वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ती जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि पीएच का मान बढ़ने पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती है। अब यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन इसमें कहां से होंगे? अगर ये क्षार है, मतलब एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर ये विलयन बनाया गया होगा तो इसमें सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इसके विघटन से आएंगे। मतलब इस विलयन में भी सोडियम आयन होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, दोनों इस विलयन में भी सोडियम आयन होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, लेकिन दोनों में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अलग अलग होगी। इसमें जिस विलयन का पीएच का मान अधिक होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होगी। यहां पर जो दूसरा विलयन लिया गया है Y, इसका पीएच का मान अधिक है, ये अधिक क्षारीय है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता भी अधिक होगी। और एक पॉइंट इसमें जो नोट किया गया है वो है कि पीएच का मान बढ़ने पर H+ आयन, या इसे हम हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं, H3O+ आयन की सांद्रता घटती है। वापस उसी पॉइंट पर जो हम लोग इसमें यहां डिस्कस किए थे अम्ल वाले में, वहां आए कि ये क्षार का जब विलयन है तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन तो है, लेकिन क्या हाइड्रोनियम आयन भी होंगे? तो जी हाँ, यहां भी हाइड्रोनियम आयन होंगे। वो कहां से आएंगे? तो इस विलयन में भी जल है और जल के वियोजन से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। ये हाइड्रोजन आयन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल यानी जल अणु के साथ जुड़ करके ये बनाएंगे हाइड्रोनियम आयन, जो इस विलयन में उपस्थित होंगे। और हाइड्रोक्साइड आयन बेस की वजह से, क्षार की वजह से भी है और जल के विघटन के वजह से भी है।
तो इस विलयन में भी दोनों आयन होंगे, हाइड्रोनियम आयन भी और हाइड्रोक्साइड आयन भी, लेकिन क्षारीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या या सांद्रता अधिक होती है, क्योंकि यह जल के विघटन से भी इसमें आता है और क्षार के विघटन से भी आता है, जबकि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्षारीय विलयन में कम होती है, क्योंकि ये सिर्फ जल के विघटन से ही प्राप्त होता है क्षारीय विलयन में। तो इन दोनों विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन के अलावे हाइड्रोनियम आयन भी हैं, ये कम संख्या में है, परंतु दोनों विलयन में ये उपस्थित है। और किसमें ज्यादा या किसमें कम है, तो वो इस पॉइंट से क्लियर होता है कि पीएच का मान बढ़ने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता घटती है, यानी जिस विलयन के पीएच का मान अधिक है उसमें हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम है, जिसमें पीएच का मान कम है उसमें हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक है। तो पीएच के बारे में यहां इतना ही था। हम लोग अम्ल के या क्षार के प्रकार के बारे में भी यहां पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें इसी वीडियो में। अम्ल या क्षार के प्रकार, अम्ल एवं क्षार के प्रकार। हम लोग दो प्रकार के अम्ल या दो प्रकार के क्षार के बारे में यहां पर लिखेंगे। पहला होगा प्रबल अम्ल, या इसी में साथ साथ हम लोग डिस्कस कर लें प्रबल क्षार। ठीक है, इसकी परिभाषा होगी, प्रबल अम्ल को पहले इंग्लिश में हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं और प्रबल क्षार को स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं या स्ट्रॉन्ग अल्कली कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग साथ ही साथ यहां लिख दें कि वैसे अम्ल या क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहते हैं। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार, एक ही साथ दोनों की परिभाषा लिखी जा रही है यहां। एग्जाम्पल में इसका ऐसे अगर प्रबल अम्ल लिखा जाए, प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, इस तरह के अम्ल आएंगे एटसेट्रा या आदि यहां लिखते हैं। ये अम्ल को, इन सारे अम्ल को अगर हम लोग जलीय विलयन इनका बनाते हैं तो जलीय विलयन में ये पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं। जितना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाएगा ये सभी टूट जाएंगे। टूट करके आपको पता है ये हाइड्रोजन आयन बनाते हैं जो जल अणु के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन में बदल जाएंगे और क्लोराइड आयन मिलेगा। वैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल भी पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, नाइट्रिक अम्ल भी पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। तो ये सारे अम्ल जो पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं जलीय विलयन में, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। इनके विलयन में हाइड्रोनियम आयन की संख्या अधिक होगी, वो पॉइंट भी हम लोग लिख सकते हैं यहां। प्रबल अम्ल के विलयन में H3O प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, सांद्रता बता चुका हूं मैं पिछले वीडियो में, सांद्रता
अधिक होती है, सांद्रता अधिक होती है। इसी तरह एग्जाम्पल अगर प्रबल क्षार का लिखा जाए, एग्जाम्पल प्रबल क्षार का, तो इसके उदाहरण में आएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो सबसे ज्यादा हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ उपयोग में लाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम जल में डालते हैं तो ये पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, सारे जितने सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणु होंगे सब टूट जाएंगे वहां। इससे सोडियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। वैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी अगर जलीय विलयन बनाया जाए तो ये पूर्णतः वियोजित हो जाएंगे और पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में वहां उपस्थित होंगे। तो अगर प्रबल क्षार हो तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होती है। प्रबल क्षार में OH- आयन की सांद्रता अधिक होती है। तो ये हमने प्रबल अम्ल के बारे में एग्जाम्पल लिखा, उसके बारे में एक पॉइंट, फिर प्रबल क्षार का एग्जाम्पल लिखा और उसके बारे में एक पॉइंट यहां पर लिखा गया। इसी में जो दूसरा प्रकार है अम्ल और क्षार का, वो है दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार। यानी कि वीक एसिड या वीक बेस, दुर्बल क्षार। ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के विपरीत होंगे। यहां परिभाषा होगी वैसे अम्ल या क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार कहा जाता है, दुर्बल क्षार कहते हैं। वीक एसिड या वीक बेस, मतलब वीक एसिड है वो भी पूरी तरह वियोजित नहीं होगा, या वीक बेस है तो वो भी पूरी तरह वियोजित नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल में अगर दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल लें तो इसमें वैसे अम्ल आते हैं जो ऑर्गेनिक अम्ल है, जो कार्बनिक अम्ल है, जिसमें कार्बन है, जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल फॉर्मूला CH3COOH। और भी अम्ल है, इसे फॉर्मिक अम्ल इसी में, या उसी का दूसरा नाम है मिथेनोइक अम्ल, वो भी है। तो अगर एसिटिक अम्ल है तो ये दुर्बल अम्ल होगा, ये जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। जैसे अगर एसिटिक अम्ल को आप जल में मिलाते हैं तो ये वियोजित होगा लेकिन पूर्णतः नहीं। जैसे यहां अगर मान लीजिए इसके 100 अणु उपस्थित हैं इस विलयन में एसिटिक अम्ल के, तो 100 में से हो सकता है 20, 25 या 30 अणु टूट जाएंगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन बनेगा जो जल के अणु के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन में बदल जाएगा, और दूसरा आयन इसमें बनेगा एसीटेट आयन CH3COO-, CH3COO-। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अभी बताइए अगर 100 अणु इसके हैं तो 100 में से 100 नहीं वियोजित होंगे, 100 में से हो सकता है 20 अणु, 25 अणु या 30 अणु वियोजित हो जाएंगे, बाकी बचे हुए अणु इसी रूप में उपस्थित रहेंगे। जैसे अगर 100 में से 30 अणु वियोजित हो जाते हैं तो 30 अणु तो ये बना देंगे, लेकिन 70 अणु इसी रूप में रह जाएंगे। तो यहाँ पर अम्ल, जो दुर्बल अम्ल है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं यहाँ कि ये जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। तो इस तरह के अम्ल के विलयन में
हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता भी कम होगी। उस पॉइंट को आगे हम लोग लिखते हैं कि दुर्बल अम्ल के विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होती है। वैसे ही दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल को अगर हम लोग लिखें, दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक दुर्बल क्षार का उदाहरण है। और भी उदाहरण है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल में ले रहे हैं यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी अगर इसका हम लोग जलीय विलयन बनाएं तो ये वियोजित होगा, लेकिन ये पूर्णतः वियोजित नहीं होगा। ये बिल्कुल जो एसिटिक अम्ल था उसी तरह यहां पर भी कि अगर इसके 100 अणु हैं तो इसमें से हो सकता है 20, 25, 30 अणु वियोजित हो जाएं और बाकी इधर अणु बिल्कुल इसी रूप में विलयन में उपस्थित रहे। तो ये दुर्बल क्षार के उदाहरण होंगे जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। और तब दुर्बल क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या होगी? ये कम होगी, क्योंकि इनका वियोजन कम होता है। तो उस पॉइंट को हम लोग यहां लिख लें कि दुर्बल क्षार में OH- आयन की सांद्रता कम होती है, सांद्रता कम होती है। तो इस वीडियो में हम लोग पीएच स्केल और अम्ल एवं क्षार के प्रकार के बारे में पढ़े। अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।